हेलो, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। देखो, अब आपके 5 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाला है चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑफ कोर्स स्पेशल टू कंपेयर टू चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो था उसमें थ्योरी ज़्यादा थी, सो मे बी इट साउंड्स लिटिल बिट बोरिंग, बट चैप्टर 6 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज़ अबाउट द रिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द करंट. Because in the previous chapter we discussed about when you pass current through any conducting wire, that gives a magnetic field. Now in this chapter we are just going to understand, is it that possible if we give some any kind of the change, or if we provide some magnetic field, will we get the current? तो क्या हमें यहाँ पे करंट मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? उस बात को आज हम आगे बढ़ाएंगे through the chapter that's called as the EMI. That's EMI is considered as electromagnetic induction. In this chapter we are going to understand what do mean by induction. Okay, तो चलो शुरू करते हैं chapter 5, that's electromagnetic induction. देखिए, ये जो चैप्टर है चैप्टर 6, दैट्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जब भी ये चैप्टर आप समझना स्टार्ट करते हो, पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपको एक बहुत ही बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर लेना पड़ता है. एंड इट इज अबाउट EMI, दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. लास्ट टाइम हमारा जो डिस्कशन था, या तो जो सिंपल सी बात कहते हैं, हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं. वैसे EMI का मतलब होता है EMI इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट. ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे EM का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और I का मतलब होता है इंडक्शन. अगर आप में से कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन, इंड्यूस्ड, यस एनीवन? इंड्यूस्ड होना मतलब क्या? ट्रांसफर. नॉट एग्जैक्टली. सर अफेक्ट ट्रांसफर करना मतलब आई रिपीट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं किसको पूछ रहा हूँ, और ये नया वर्ड नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. ओके, दैट आई एम आस्किंग व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड. सर मतलब किसी भी इंड्यूस्ड मटेरियल में वो प्रॉपर्टी हो नहीं, लेकिन उसके अंदर वो प्रॉपर्टी लाना या किसी चीज को किसी चीज में ऐड करना मतलब इंड्यूस्ड. ओके, तो ये आपको आइडिया कहाँ से आया, कौन से टॉपिक से आया, कहाँ से हमने ये पढ़ा था? सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लॉक इंड्यूस करते थे ना, वो कैपेसिटर में नहीं. इंड्यूस्ड करंट. हाँ. टू स्फीयर्स जो चार्ज बाय इंडक्शन. चैप्टर 1 का आई थिंक मटेरियल का फर्स्ट पेज, जहाँ पे लिखा है चार्जिंग बाय इंडक्शन. ओके, एक स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, दूसरे स्फीयर से हम चार्ज लेकर आते थे और करते थे. वहाँ से इसका आइडिया है वो ज़्यादा क्लियर हो सकता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखो, तो जो मेरी बात थी उसको मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा थॉट था कि अगर मान लो हम करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट मिलता है या नहीं, ऐसा हमें देखना था. तो वहां पे ऑर्स्टेड जो थे उसने ऐसा देखा था कि अगर आप किसी में से करंट पास कर रहे थे तो मैग्नेटिक नीडल वहां पे रखा हुआ था, और एक्सीडेंटली मिल गया कि करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस है वो पता चलता है. अब यहाँ पे फैराडे और लेंज दो साइंटिस्ट थे. उसने यहाँ पे इसके ऊपर काफी ज्यादा काम किया, और आप ऐसा कह सकते हैं कि उसी की वजह से नया ब्रांच जो है वो ओपन अप हुआ. ओके, तो EMI के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी अगर हम कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड दे तो वो हमें करंट देता है या नहीं देता है, उसको हमें यहाँ पे चेक करना है. एज वेल ये जो चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर आपका चैप्टर 4 का, चैप्टर 5 का बहुत अच्छी तरह से यूज आएगा. आपको कुछ कुछ बेसिक से पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, जैसे कि मैं कहता हूँ गॉसेस लॉ, जैसा मैं कहता हूँ एम्पियर सर्किटल लॉ. गॉसेस लॉ था वो भी फ्लक्स के बारे में बताता था. फॉर मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई मैग्नेट लेते हो तो उसका जो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए है वो जीरो होना चाहिए, बी डॉट डी एल ऐसा हमने कहा था. एम्पियर सर्किटल लॉ भी ऐसा ही कुछ कहता था, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल. ओके, तो वो दोनों चीज़ों का जो सही तरीका है, सही आइडिया है वो होना चाहिए कि गॉसेस लॉ क्या कहता था, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता था, पर वहाँ से फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आता था, दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स.
तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एज अ सिंपलेस्ट पार्ट। तो हम यहाँ पे शुरुआत जो है वो लास्ट टाइम मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था, वो फिर से मैं बताऊंगा, पर यहाँ पे पहले अगर हम उसको डिस्कशन में ले, सो आई एम जस्ट कंसिडर द फर्स्ट पॉइंट एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ताकि ये हमें आता है, हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था। एम्पियर सर्किट अगर में देखा हुआ था, फाई इज इक्वल्स टू, वहां से भी हमने देखा है इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। अब यहाँ पे बी ले लो और इंटीग्रेशन डी ए को दे दो पूरा, यानी बी डॉट ए मैं कह सकता हूँ, तो क्या चलेगा। तो यहाँ से अब से आप इस बात को अच्छी तरह से लीजिएगा, ताकि यहाँ पे मैं चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहा हूँ। आई रिपीट, मैं यहाँ पे चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहा हूँ, पर ये पॉइंट चैप्टर 7 का बेस भी बना रहा है। अच्छी तरह से दिमाग में सेट करिएगा कि क्या मैं फाई इक्वल टू बी डॉट ए की बजाय बी ए कॉस थीटा ऐसा कह सकता हूँ, तो क्या कह सकते हैं। यहाँ पे फाई को सिर्फ फाई कहने की बजाय अगर मैं फाई बी कहता हूँ, सो दैट गिव्स अ बेटर क्लैरिटी। फाई बी दैट इंडिकेट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, ओनली फाई दैट क्रिएट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑल्सो। तो अब आप फाई ई और फाई बी दोनों बोलेंगे, ताकि तब सिर्फ फ्लक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑब्वियस हम लेते थे, पर अब फ्लक्स दो बन गए, या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है या तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो सकता है। नाउ यू हैव दैट बी डॉट ए कॉन्सेप्ट एंड देयर इज अ डॉट प्रोडक्ट, you remember it, तो b एक cos theta आएगा, and there is a theta between magnetic field and area vector. So I hope you clear that concept of area vector. Vector which is a perpendicular to the surface, it is known as area vector. जो कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके हो उसी कॉन्सेप्ट को मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये एक प्लेन ले लिया, आपको पता ही है सब कुछ, मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और यहीं पे अगर मैंने इसी से परपेंडिकुलर यानी इसी डायरेक्शन में मैंने एरिया लिया, you can say that sir flux will be maximum. Of course, why? There is angle between B and A, 0, that's cos 0, that's cos 0 1. अगर मान लो मैं ऐसा कहता कि या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा मैंने ऐसा कर दिया, या तो प्लेन थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो उस केस में क्या हो जाता है, तो कि उस केस में मैं ऐसा कह सकते हैं कि वहां पे कंपोनेंट मिलेगा, और वो कंपोनेंट आप ऐसा कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड पूरा और एरिया का कंपोनेंट। ओके, दैट्स बी ए कॉस थीटा। ओके, तो जो भी आपने प्लेन लिया उसका जो एरिया वेक्टर बनेगा, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक एंगल फॉर्म करेगा। देख लीजिए सब कुछ आपने पढ़ा हुआ ही है, पर ऑफ कोर्स वहां पे हमने ऐसा नहीं कहा था कि दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिचुएशंस। कि अगर मैं ऐसा कहता कि ये प्लेन ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा टिल्टेड होता, अगर मैं ऐसा कहता कि इसका एरिया वेक्टर शायद यहाँ कहीं पे होता, ऐसा होता, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कहीं पे होता, तो हम ऐसा कहते कि एरिया का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी बी पूरा और एरिया का कंपोनेंट। घुमा फिरा कर बात में एक ही समझाना चाहता हूँ कि फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा बना, दैट्स इट। अब यहाँ पे ये प्लेन जो है ना, उसको आप रोटेट 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 कर रहे हो लाइक दिस, कि ये ऐसा प्लेन था, ये उसका एरिया वेक्टर था। अब मैं इसको रोटेशन दे रहा हूँ, रोटेशन दे रहा हूँ, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हाँ, ये वेलोसिटी है, उसको मैं कह सकता हूँ एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या हाँ, तो एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ और टाइम के साथ एक रिलेशन हो सकता है। तो क्या हाँ, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी एंड थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू बन जाएगा बी ए। वैसे ए बी भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो आप कह सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी। ये थोड़ा सा पॉइंट है ना, उसको दिमाग में स्टोर करके रखिएगा, थोड़े टाइम के बाद उसकी ज़रूरत होगी। ओके, बट बी ए कॉस ओमेगा टी ऐसा हो सकता है जिसको हम फ्लक्स कह सकते हैं, अच्छी तरह से दिमाग में रखना ज़रूरी है।
ये बी ए कॉस ओमेगा टी कैसे आया वो मैंने यहाँ पे दिखाया, तो ये चीज़ भी अपने दिमाग में होनी चाहिए। बी ए कॉस थीटा कहाँ से आया तो वो भी मैंने यहाँ पे बताया, बी डॉट ए कह सकते हैं। और फ्लक्स इज इक्वल्स टू, तो ये डेफिनेशन तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लेकर आ रहे हैं, surface integration of electric field over the closed surface area, it is called as a flux associated with that closed surface। ऐसी कुछ डेफिनेशन हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कही थी। तो फ्लक्स फ्लक्स ही होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते थे। That flux is also considered as a mathematical concept, number of field lines passing through unit cross section area। तो यहाँ पे सेम रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो चीज़ें जो है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक रिपीट रहेगी, तो आपको उसमें ज़्यादा समझ में आ सकता है। तो फ्लक्स का ये फॉर्मूला बनता है बी ए कॉस ओमेगा टी, ये एक बात अपने को रखनी है। अब ये पूरा का पूरा जो ब्रांच डेवलप हुआ तो फैराडे और लेंज जो है उसके एफर्ट से। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐसा है कि यार उन लोगों ने उसके बारे में काफ़ी कुछ हार्ड वर्क किया, ताकि एक तो सबसे पहले वो पॉपअप होना चाहिए कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट मिलता है या नहीं मिलता है। तो वो एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट हो सकता है। तो उसी थॉट को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे लूप लिया गया, लाइक दिस। आप ऐसा कह सकते हैं कि मान लो एक लूप ऐसा कंसिडर किया और उसके साथ यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि शायद मैं ट्राई करूँ दूसरा भी एक सर्कल बने तो ओके। तो मान लीजिए कि ऐसा एक लूप जैसा बनाने का ट्राई किया। अब ये जो लूप बना, रिंग बना, ऐसा कह लो सॉफ्ट आयन रिंग बना, ओके दैट्स बेटर वर्ड, ताकि लूप शायद आपके दिमाग में कुछ और क्रिएट करेगा। सो बेटर थिंग इज दैट मैं इसको कह देता हूँ एक सॉफ्ट आयन रिंग ले लिया, ठीक है। उसके एक साइड नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए और उस नंबर ऑफ टर्न्स के साथ एक बैटरी कनेक्ट किया। तो अब क्या होगा, क्योंकि जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे इसमें से करंट पास होगा, इट्स समथिंग लाइक सॉलिनॉइड जैसा काम करेगा। जैसे वो ऐसा बन जाएगा तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी, तो ये यहाँ पे कुछ कुछ लेवल पे टॉर्ड जैसा भी काम करेगा, ताकि सर्कुलर पाथ पे है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे मिलेगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके यहाँ पे एक दूसरा लूप लिया और उस लूप के साथ जो करंट को डिटेक्ट कर सकता है ऐसा एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। अब वो उस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करने से हमें करंट की प्रेजेंस का पता चल सकता था। स्विच ऑन किया, करंट पास हुआ, करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड मिला, उस मैग्नेटिक फील्ड पूरी रिंग में आ गया। पर उस रिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड था, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं किया, मतलब बात नहीं बनी। स्विच ऑफ किया गया, फिर से बैटरी को प्लस माइनस मतलब थोड़ा और ज़्यादा कम कर दिया गया, फिर से स्विच ऑन किया गया, फिर से गैल्वेनोमीटर को ऑब्जर्व किया गया, फिर से देखा गया कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला। उसके बाद हाई वोल्टेज बैटरी लिया गया, लो वोल्टेज बैटरी लिया गया, पोलैरिटी को चेंज किया गया, पर हर किस्सों में वहाँ पे कोई सक्सेस नहीं मिला। पर एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि जब स्विच को ऑन या ऑफ कर रहे थे एट द सेम टाइम वहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने हल्का सा डिफ्लेक्शन दिया था। तो वहाँ से एक बात पॉपअप हुई और वो ये कि कंटिन्यूसली करंट पास करो, मतलब जैसे स्विच ऑन कर दिया करंट पास हुआ, मैग्नेटिक फील्ड मिला, मतलब कंटिन्यूस करंट दैट गिव्स अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मैग्नेटिक फील्ड दैट वॉन्ट गिव एनी काइंड ऑफ अ करंट इन द गैल्वेनोमीटर, मतलब उसका प्रेजेंस वहाँ नहीं देखने को मिल रहा था। व्हेन यू स्विच ऑफ मतलब करंट वापस ले लिया, करंट वापस आ गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे बाहर आई एट द सेम टाइम गैल्वेनोमीटर गिव्स अ स्लाइट डिफ्लेक्शन। तो वहां से ये पता चला कि कंटिन्यूस करंट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड उस लूप में से पास हो, मतलब ये वाले लूप में से कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो, तो ये कोई काम की बात नहीं बन रही है। पर वहां से इंटरेस्टिंग पॉइंट ये डेवलप हुआ कि कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो वो जरूरी नहीं है, बट अगर हम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करें, इट्स लाइक दिस कि अगर मान लो ऐसा समझिए कि एक रिंग था
और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई। कुछ ऐसा हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने वापस बाहर निकाल ली। या तो ऐसा समझे कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर से पास हुई तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि जस्ट इमेजिन दैट कि ये लूप था, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई, उसके बाद थोड़ी और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई, मतलब पहले 5, 10, 15 ऐसे एक जस्ट एक इमेजिनेशन के फॉर्म में आप अगर इमेजिन कर सकते हो तो, कि कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता गया, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास हो रही थी वो बढ़ती गई। अगर हम ऐसा कुछ करें तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसने गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन दिखाना चालू किया, मतलब उसका एक आइडिया है वो डेवलप हुआ। Here continuous magnetic field as well as flux is not required, but the change in magnetic flux is required. So change in magnetic flux की requirement पता चली कि हाँ यार ये शायद काम कर सकता है। तो उसके लिए क्या किया गया, तो उसके लिए ये जो अरेंजमेंट था उस अरेंजमेंट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया ताकि मैग्नेटिक फील्ड तो देना था, एक लूप लेना था, तो उसी अरेंजमेंट को यहाँ पे थोड़े अलग फॉर्मेट में देखा गया कि एक मैग्नेट लिया जिसमें यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल हो, उसके साथ एक दूसरा मैग्नेट लिया गया जो इसके ऊपर यहाँ पे वी शेप में रखा गया, और जहाँ पे उसका साउथ पोल हो और यहाँ पे उसका नॉर्थ पोल हो। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आइडिया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है, पर ये ऊपर वाली अभी अपने लिए कोई काम की नहीं है, नीचे वाले काम की है। साउथ मतलब ये जो है नीचे वाला, तो उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्थ से निकलकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ में एंटर हो रही थी। तो यहाँ पे ढेर सारे फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही थी, और इसी वजह से हम वहाँ पे चाहते थे कि हम कोई एक लूप ले ले या तो कोई एक सा सिलेंडर ले ले और वो इसके बीच में रख दे। तो वहाँ पे एक ऐसा सिलेंडर लिया गया और उसके ऊपर ऐसे वाइंडिंग किया गया। मान लीजिए कि एक सोलेनोइड जैसा ही अरेंजमेंट लिया और उसके साथ यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर जो है उसको कनेक्ट किया गया। सो दिस इज ए गैल्वेनोमीटर। अब हुआ क्या, तो कि जैसे ही ऐसा समझना था कि दो मैग्नेट थे वी शेप के, उसके बीच में एक सिलेंडर जैसा था और उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था। अब यहाँ से मैंने दिखाने का ट्राई किया है कि ये जो रेड और ब्लैक लाइन जो है वो इसमें से पास हो रही है, ये लूप में से वो पास हो रही है। अब यहाँ पे तो मैंने एक एक जस्ट दिखाने के लिए दिखाया है, पर ये रेड लाइन, ऐसी बहुत सारे रेड लाइन्स हो सकती है, ऐसी ब्लैक तो बहुत सारे ब्लैक लाइन्स हो सकते हैं। मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं कि ब्लू पोर्शन वाला जो लूप है, सिलेंडर है, जहाँ पे एक वाइंडिंग किया गया है जिसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, तो उसमें से बहुत सारी फील्ड लाइंस उस मोमेंट पे पास हो रही है जब ये वी शेप का ऐसा फिक्स पोजीशन है। अब क्या करना है, तो क्या अब ऐसा करना है कि ये वी शेप है ना उसको ऐसे अप डाउन ऐसा अप डाउन करने का पर्पस ये है कि व्हेन आई जस्ट टेक टू मैग्नेट्स अवे, that less number of field lines passing through that cylinder. When I just take it closer, more number of field lines passing through that cylinder. So it shows very clearly, as we are just changing the magnetic field lines passing through that cylinder, that galvanometer shows deflection. मतलब यहाँ पे अपने को deflection देखने को मिल रहा था। तो आइडिया बहुत ही सिंपल सा हुआ कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स काम कर गया, यानी ये नहीं काम कर रहा था कंटिन्यूअस फील्ड, कंटिन्यूअस फ्लक्स इज नॉट वर्क्स, बट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वर्क्स। ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स वहां पे आपको करंट देखने को मिला। तो जो करंट इस कंडीशन से या तो इस फिनोमेना से मिला उसको कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट, ताकि वो करंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड हुआ। अब जैसे ये अरेंजमेंट किया गया तो ऐसा लगा कि यार बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट तो फिक्स साइज के रहेंगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहेगा। बट इफ आई वांट द मोर करंट, तो इसमें क्या क्या चेंजेस हम सोच सकते हैं, वहां पे इसके ऊपर फोकस किया गया कि ये अरेंजमेंट तो चलो खैर है ही, पर कोई दूसरा अरेंजमेंट सोचते हैं। तो दूसरा अरेंजमेंट ऐसा सोचा गया, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार पॉइंट है ये, कि अगर मान लो यहाँ पे ये जो नॉर्थ साउथ ऐसे आप दूर पास ले रहे थे, तो वो सिचुएशन तो था ही। वहाँ पे
अगर मुझे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देना हो ताकि मुझे करंट भी ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए एक और आइडिया यहाँ पे डेवलप किया गया, और वो आइडिया कुछ इस तरह से था कि ऐसा मान लेते हैं, मानने के लिए कि यहाँ पे एक ऐसा लूप आप समझ लीजिए जिसके साथ बैटरी कनेक्टेड था। ओके, अब इसको ऐसा इमेजिन करना है, हम एक अलग व्यू ले रहे हैं, और ये जो लूप है उस लूप के ऊपर या नीचे हमने दूसरा एक लूप ले लिया जिसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो सिचुएशन उसको मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लाइक दिस, ये एक लूप है जिसके साथ बैटरी कनेक्टेड है, ये दूसरा लूप है जिसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे रख देता हूँ तो क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो है उसमें करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप में से भी पास होती होंगी। तो मतलब ऐसा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से तो पास हो ही रही है, बट कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, तो कि नहीं, तो क्या करना है, तो कि एक तो बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, बैटरी का करंट चेंज करो, करंट चेंज करोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस लूप, तो क्या हाँ अब चलेगा, बैटरी को वेरिएबल कर दिया। दूसरा, आप ऐसा करिए कि मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली दे रहा है ना, तो एक काम करो, टेक इट अवे, लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टेक इट मोर क्लोजर, मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, लेस मोर ऐसे फील्ड लाइंस में चेंज कर दिया, तो आपको वहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो रखा हुआ है वहाँ डिफ्लेक्शन देखने को मिला। दूसरा तरीका ऐसा कुछ कि ये लूप मैंने फिक्स कर दिया जिसमें करंट पास कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड दे रहा था, ये लूप था जिसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था, तो इसको ऐसे रखा, तो मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इसको दूर लेकर गए, लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो अल्टीमेटली कैसे भी करके आइडिया ये डेवलप करना था कि कंटिन्यूस फील्ड नहीं चाहिए, चेंज इन फ्लक्स चाहिए, और जैसे ही चेंज इन फ्लक्स मिलेगा तो जो बाजू वाला लूप है उसके अंदर करंट देखने को मिलेगा, वहाँ पे करंट इंड्यूस जो होगा, जैसे ही करंट इंड्यूस जो होता है उसी करंट का तो हमें काम है, उसी करंट को तो हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और वो करंट इस फिनोमिना की वजह से मिलता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट ऐसा भी नाम हम दे सकते हैं। उस करंट से जो वोल्टेज मिलता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज, या तो आप ऐसा कह सकते हैं ईएम वोल्टेज, ओके, जिसको हम ईएमएफ कहेंगे, ओके, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आप कहते थे, ईएमएफ, ओके, पर यहाँ पे वो जो है ना उसको पोटेंशियल के टर्म में हमें लेना है, ओके, तो वो जो बातें हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे वो होता है। वैसे ये एक अरेंजमेंट था, एक और अरेंजमेंट भी ऐसा है कि एक लूप ले लो, एक मैग्नेट ले लो, ये दोनों एक फिक्स डिस्टेंस पे है, तो इसकी फिक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप में से पास हो रही है। व्हेन आई जस्ट टेक इट अवे, लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, व्हेन आई टेक इट क्लोजर, मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। मतलब करना क्या हुआ, तो कि लूप के बाजू में मैग्नेट दूर लेकर गए, नजदीक लेकर आए, दूर लेकर गए, नजदीक लेकर आए, तो इस लूप में से लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ultimately again purpose is that change in magnetic flux। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो समझा सकता है और हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। तो ये जो फैराडे ने वर्क किया तो उसके हिसाब से एक छोटा सा आइडिया यहाँ पे डेवलप हुआ। वो छोटा सा आइडिया ये डेवलप हुआ कि जो ईएमएफ बनता है, ईएमएफ यानी स्मॉल ई, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो ईएमएफ मिलता है, ये तो जो करंट मिला, उसका मेन रीजन क्या है, तो कि मेन रीजन है चेंज इन फ्लक्स। तो कि ओके, तो यहाँ पे फैराडेज लॉ, जिसके अंदर हम ऐसा कह सकते हैं EMF इज इक्वल्स टू d phi by dt, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वहाँ EMF मिलता है। ओके, अब यहाँ से एक और बात डेवलप होगी, या तो एक थॉट डेवलप होगा।
या तो ऐसा कहेंगे कि एक छोटा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा। क्या? तो कि यार आपने कहा लूप है, मैग्नेट लेकर आए, लेकर गए, लेकर आए, लेकर गए, यहाँ पे करंट मिला। अब इसको मैं सोलेनॉइड समझूं तो सोलेनॉइड में करंट पास हो रहा है, तो सोलेनॉइड के अंदर जो करंट पास होता है इट हैज अ डायरेक्शन, आइदर इट्स अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या ना? तो क्या हाँ? अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल, ऐसा भी तो होता है, तो क्या हाँ? तो जब ये लूप है उसमें करंट मिल रहा है, ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि ये वायर है तो हम ऐसे कहेंगे ओके वायर है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया, करंट फ्लो कर रहा है, तो यू हैव अ क्वेश्चन कि ओके करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, इस एंड से इस एंड की ओर या इस एंड से इस एंड की ओर? होता है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है, ऐसा हमने सोचा। अभी इसी वायर को ऐसे मैंने लूप के फॉर्म में दे दिया, मतलब ऐसे वाइंडिंग कर दिया, और मैंने कहा करंट फ्लो करेगा, तो आप डेफिनेटली यू आस्क कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, मतलब यहाँ से ऐसे जा रहा था कि यहाँ से ऐसे आ रहा था, दैट करंट इन द डायरेक्शन। वैसे करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, फिर भी करंट की डायरेक्शन है, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। आई होप इतना आपके दिमाग में, सब लोगों के दिमाग में इतना तो क्लियर होगा ही होगा। तो उसी बात को समहाउ फैराडे जो है वो क्रैक नहीं कर पा रहे थे कि यार ये डायरेक्शन तो है करंट का, बट एग्जिट नहीं पता चल रहा है कि कौन सी डायरेक्शन होगी। आई होप यू ऑल आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, समझ में आ रहा होगा कि भाई सिचुएशन ये है कि एक लूप है, ये रहा लूप आपका, ठीक है, आपने बोला कि मैग्नेट दूर लेकर आओ, मैग्नेट पास लेकर आओ, तो उसमें करंट होता है ताकि चेंज इन फ्लक्स हुआ, वो भी बरोबर। अब चेंज इन फ्लक्स से इसमें करंट मिला, वो भी बरोबर। अब ये रिंग ऐसा है तो करंट का तो डायरेक्शन होना चाहिए ना, या तो करंट यहाँ से पास होते 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 ऐसे जाना चाहिए, या तो ऐसे 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 आना चाहिए, तो वो नहीं पता चल रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो उसके लिए आफ्टर द फैराडे यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट ने एक मज़ेदार कंट्रीब्यूशन दिया, और उसको कहते हैं लेंजेज लॉ। ये भी समझने के लिए है, ये भी समझने के लिए, इसका भी लॉ का स्टेटमेंट आएगा, इसका भी लॉ का स्टेटमेंट आएगा, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लॉ रादर देन द स्टेटमेंट ओनली। ताकि अगर लॉ समझ लिया है तो स्टेटमेंट याद रह जाएगा, और वो उसका जो स्टेटमेंट है ना वही आपको देना है अगर पूछा जाए तो। लिखने का पॉइंट ऑफ व्यू हो तो वर्ड टू वर्ड प्रेफर करें, समझने का पॉइंट ऑफ व्यू तो जिस हिसाब से आप समझ सको उसको प्रेफरेंस दीजिए। तो समझना एक चीज़ होती है, लिखना दूसरी चीज़ होती है। अभी मेरा काम आप समझ सको वो है, आपने समझ लिया, उसके बाद देखकर आपको लर्न करना है कि हाँ 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 ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स आने चाहिए। सपोज ये जो मैंने लिखा हुआ है उसको मुझे वर्ड्स देने हो तो कोई बता सकता? यस एनीवन? आपको इसको वर्ड्स देना है। ई दैट इज कॉल्ड ईएमएफ दोस्त, मैं बोला ओके यहाँ पे ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके सॉरी 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 माय मिस्टेक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। बट दैट ईएमएफ हम चैप्टर 2 के अंदर में देख चुके थे कि ईएमएफ वो फोर्स नहीं है, ओके, उसका यूनिट न्यूटन नहीं था, ओके। तो वो भी धीरे धीरे सब पता चलता जाएगा उसको। चलो मुझे E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी है, उसको हम अगर मैं इसको वर्ड्स देना चाहूँ तो कोई मुझे बताएगा हाउ आई कैन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स E इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी? यस एनीवन लाइक टू? यस रोशी, ग्रेट, गुड। Rate of change of magnetic flux, sir, फिर से induces EMF in circuit. तो आप ऐसा कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट गिव्स ए इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट गिव्स ए इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऐसा आप तो यहाँ पे ऐसा भी कह सकते थे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वर्ड्स जो है वो बहुत सिंपल सिंपल से बनते हैं, बट इसको थोड़ा और अगर आप कहना चाहो तो ऐसा कह सकते हैं द चेंज इन फ्लक्स associated with an enclosed surface
If it's a change in that flux with respect to time, that gives a induced EMF. अब लॉ जो है उसका स्टेटमेंट, उसको स्टेटमेंट पढ़कर हम उसको याद रख सकते हैं, तो स्टेटमेंट याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पहले इम्पोर्टेंट होता है स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट कैसे डेवलप हुई, या तो ये लॉ कहाँ से एग्जिस्ट हुआ, वो समझ में आ गया तो सब कुछ आपको समझ में आ सकता है। एंड दैट इज अवर मेन फंडा, कि आप जितना हो सके उतना कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी पे जाइए। आप उसको इधर आतिफ खान, आप ये जो येलो येलो कर रहे हैं वो मत करिए। तो वो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए भाई। अगर वो अंडरस्टैंडिंग है आपके पास तो सब कुछ आपका है, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको समझ में आए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर समहाउ नहीं लिख पाते हो तो वो तो राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ाने से वो हो जाएगा, पर आप लिख पाते हो, आप बता देते हो ये न्यूमेरिकल इसका ये आंसर है, पर पता नहीं चलता है कि ये कैसे आया, तो वैसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है, कोई भी स्टेज पे नहीं, और डेफिनेटली आफ्टर 12th तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेज कि जस्ट स्टडी फॉर द अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर द मार्क्स। ओके, मार्क्स से शायद अच्छी मार्कशीट बनेगी, ओके, शायद पहला सा जॉब, शायद पहला जॉब आपको मिल सकता है, बट फॉर द चेंज, to change the job, you don't need any kind of mark sheets. Okay, that need a good understanding, everywhere it's applicable. तो वो चीज़ जो है वो ओवरनाइट चेंज नहीं होती है किसी के भी अंदर, वो छोटे 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 एफर्ट से डेवलप होती है, और ये सब्जेक्ट आपको उस डेप्थ तक डेफिनेटली ले जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट किया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ मिल गया, यू ऑल आर एग्री, ईएमएफ मिलता है तो करंट भी मिलता है, करंट तो मिलता है तो करंट की तो डायरेक्शन होगी, अगर लूप में करंट फ्लो करेगा तो या तो क्लॉकवाइज जाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो व्हाट इज द थॉट बिहाइंड इट, क्या उसने सोचना है? तो के एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि ये ऐसा लूप था, ओके, ये एक ऐसा लूप था, उसके साथ यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, और मैं यहाँ से एक मैग्नेट लेकर आ रहा हूँ। अब मैग्नेट है तो मुझे एज्यूम तो करना पड़ेगा, तो मैं एज्यूम कर देता हूँ कि नॉर्थ पोल जो है वो मैं लूप की ओर लेकर गया। सी इट्स सो ब्यूटीफुल कि अगर आपने सच में चैप्टर 2 पढ़ा है ना, तो आपको इसमें एक फटाफट है ना सब कुछ पॉपअप होने लगता है। ओके, अगर आपने कभी घर पे कभी पॉपकॉर्न बनाया हो ना, कि जैसे आप पॉपकॉर्न बनाने डालते हो तो फटाफट पॉपअप नहीं होता है, पर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हो जाए ना, उसके बाद फटाफट सब कुछ है ना वो पॉपअप होने लगता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा मैंने किया, ईएमएफ की फिनोमिना बनी, यहाँ पे करंट मिला, वोल्टेज भी मिल गया। ईएमएफ एग्जैक्टली हम क्या कहते थे, कोई मुझे समझाएगा ईएमएफ एग्जैक्टली क्या हुआ करता था? चैप्टर 2 EMF exactly क्या हुआ? Potential between two cells when battery is not connected. Between तो two EMF points. का यूनिट क्या हुआ करता था? वोल्ट। Voltage. और एक भी चीज हमने कही थी कि EMF is not a one kind of a force, but it is a work required to bring a unit positive charge from one place to another place. हाँ या ना? याद है ऐसा सेल का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था? तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। जूल। यानी यहाँ पे EMF मिलता है मतलब एनर्जी मिला, तो क्या हाँ मिला। डू यू नो कुछ भी काम किए बिना कोई काम नहीं होता है, कोई भी एनर्जी दिए बिना कभी कोई एनर्जी नहीं मिलता है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि अगर ये बार मैग्नेट, अगर ये लूप कोई एफर्ट नहीं लगाएगा,
अगर वो कोई एनर्जी नहीं देगा तो उसको दूसरा भी कोई एनर्जी नहीं मिलेगा। उसका मतलब क्या? तो उसका मतलब होता है एक एजम्पशन के साथ। किस टाइप का एजम्पशन? तो क्या एजम्पशन कि यार हमने नॉर्थ साउथ किया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किया, इसमें करंट मिला, चलो करंट मिला उतना पक्का है, तो हाँ करंट मिला वो पक्का है। तो एक काम करो कि करंट का कोई डायरेक्शन तो होगा ना, पता नहीं है ना कौन सा है, तो क्या हाँ पता नहीं है, तो मान तो सकते दो टाइप की डायरेक्शन हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो चलो मैंने मान लिया कि यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूँ, if I consider if current in clockwise direction, ऐसा मैं एज्यूम कर लूँ, तो क्या ये पोल साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा? तो क्या करेगा? अगर ये लूप सोलेनोइड जैसा बन गया, वो साउथ पोल बन गया, बाहर बार मैग्नेट उसका नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल को लूप के अंदर जाने के लिए क्या कोई एफर्ट करना पड़ेगा कि वो साउथ पोल नॉर्थ पोल को अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा? तो क्या वो तो अपने आप ही अट्रैक्ट कर देगा, ताकि मैग्नेट की अपनी प्रॉपर्टी है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। मतलब चेंज इन फ्लक्स लाने के लिए उस बार मैग्नेट को कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, अगर मेरा ये एजम्पशन राइट हो तो। ध्यान से सुनिएगा। फैराडे ने बताया लॉ हो गया, चेंज इन फ्लक्स होता है जिससे ईएमएफ मिलता है, ईएमएफ है यानी करंट है। अब ये जो भी प्रोसेस है ना वो सिर्फ थॉट प्रोसेस है, मतलब प्रैक्टिकली करंट मिल रहा है, बस इतना नहीं पता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो हमारे एजम्पशन हम काम पे लगा रहे हैं, क्या ऐसा करने से करंट मिल रहा है? तो क्या हाँ वो मिल गया। प्रैक्टिकली करंट मिल गया तो क्या हाँ मिल गया। तो अब किस बात का पता नहीं चल रहा है? तो कि करंट की डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है। तो करंट की डायरेक्शन की दो पॉसिबिलिटी है, तो क्या हाँ, तो कि उसको थोड़ा सोचो कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो पोल साउथ पोल बनेगा, तो क्या हाँ, अगर ये पोल साउथ पोल बना, अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ साउथ को तो अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा। तो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो ही नहीं हुआ। विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट मैग्नेट सीधा सीधा अंदर खींचा चला जाएगा अगर वो साउथ पोल बनता है तो। वर्क उस बार मैग्नेट को कब करना पड़ता? तो कि जब वो उसको अपोज करता। तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होता है वहां करंट ऐसा ही इंड्यूस होना चाहिए विच अपोज द चेंजेस। ये मजेदार चीज है। आप भी घर पे कब पढ़ते हो? ओके, अगर मान लो आप पढ़ने बैठे और मम्मी ने कहा बेटा ये कुछ बाहर से लेकर आ, वैसा पढ़ने नहीं वाले थे पर ये तो घर पे दिखाने के लिए आप पढ़ने बैठे। अरे मम्मी अभी मैं पढ़ने बैठा हूँ, मैं कहाँ ये सब। मम्मी ने कहा ठीक है बेटा। ओके, अगर मान लो कोई एक उल्टी सिचुएशन बनी, उल्टी सिचुएशन बनी, कैसे उल्टी सिचुएशन बनेगी? तो कि अगर मम्मी कहती है कि बेटा पढ़ने बैठ, तो आप क्या कहोगे पता है? कब से यार लेक्चर पढ़ रहा था, ये बहुत पका रहे थे, ये था वो था, सिर दर्द है, अब कहाँ पढ़ने बैठो, थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। मम्मी कहते ठीक है, एक काम कर, फ्रेश ही होना है ना, तू बाहर जा और मेरे लिए लेकर आ। नहीं नहीं मम्मी, एकदम मैं फ्रेश हो गया, अब मैं थोड़ा पढ़ने बैठ जाता हूँ। मम्मी कहती है पढ़ने बैठ, तो हमें फ्रेश होना है। मम्मी कहती है कि बेटा फ्रेश हो जा, तो अपने को पढ़ना है। वी ऑलवेज, हमारे अंदर भी ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है व्हेन वी अपोज द चेंजेस। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर ये नॉर्थ पोल इस लूप की ओर आता है तो इस लूप को उसको क्या करना है? रोकना है। वो रोकेगा, रिपेल होगा, रिपेल होगा तो ही हम वर्क डन करेंगे। जब वो वर्क डन होगा तो ही तो ईएमएफ मिलेगा। सो एट द कॉस्ट ऑफ दैट वर्क उस लूप के अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा। कोई भी चीजें ऐसे कभी इंड्यूस नहीं होती है, हमारा एफर्ट जब तक हम ना डाले
कभी कुछ इंड्यूस नहीं होता है, चाहे वो हमारा दिमाग हो, चाहे ये पढ़ाई हो, चाहे ये कई सालों पहले सोचा हुआ फैराडे या तो लेंज़ेस लॉ हो। विदाउट एफर्ट, ओके, विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ वर्क हमें कभी कुछ नहीं मिलता है। एफर्ट डालोगे तो ही कुछ ना कुछ मिलेगा। ये हमें लेंज ने समझाया था इस लेंज़ेस लॉ से। तो यहाँ पे उसने ऐसा कहा कि we will get the induced EMF and the current in the direction in opposite way। यानी यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है EMF induced in the loop in a such way that which oppose the changes। अगर मान लो मैं नॉर्थ पोल लेकर आता हूँ तो ये साउथ पोल नहीं होना चाहिए, ये नॉर्थ पोल ही होना चाहिए। ऐसा ही करंट वहां डेवलप होना चाहिए ताकि वो ऐसे 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 करने से करंट जो मिला ना तो नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा तो उसको रिपेल करेगा तो एफर्ट डालने पड़ेंगे, एफर्ट डालेंगे तो कुछ बात बनेगी और उस बात से जो ईएमएफ मिलता है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर मैंने मैग्नेट उल्टा कर दिया तो कोई बात नहीं, ये भी अपनी पोलैरिटी उल्टी कर लेगा। साउथ होगा तो साउथ, नॉर्थ होगा तो नॉर्थ। जैसे आपने नहीं किया, मम्मी ने कहा बेटा पढ़ना है बैठ, तो आपको पढ़ना नहीं था। मम्मी ने कहा ठीक है बाहर से लेकर आ, तो आपको पढ़ना था। मतलब क्या, तो कि मम्मी बेचारी होती है ना, उस बेचारे ने सोचा कि अगर वो पढ़ेगा तो उसके लिए अच्छा है, पर वो बेचारा, बात भी सही है, ये लोग इतना बकवास पढ़ाते हैं, इतना भयंकर त्रास गुजारते हैं बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ता है। बेचारा थक गया होगा, आराम करेगा, बाहर जाएगा थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, पर अपने को वो मम्मी का वो काम भी तो करना नहीं था ताकि हम तो ठहरे थोड़े और ज़्यादा होशियार लोग। ओके, मतलब सबकी बात नहीं कि आप तो बहुत ही अच्छे लोग हो, जो अभी मेरे सामने बैठे हैं आप तो अच्छे ही हो, मैं तो आपके कोई ऐसे फ्रेंड हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप तो, आपकी तो बात ही कुछ अलग है। ओके, सो यू डोंट टेक इट, आपके लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो दूसरों की बात कर रहा हूँ, जनरल टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, या तो पास्ट में शायद आपने कभी ऐसा किया हो। ओके, बाकी अभी तो आप बहुत ही बढ़िया है और लेक्चर भी काफ़ी अच्छे यार, हम ऐसे बोर भी नहीं करते हैं, कभी कभार छोड़कर वो तो हो जाता है, करना पड़ता है, ताकि फिजिक्स के अंदर है ना वो कोई आइटम सॉन्ग नहीं होता है कि यहाँ पे अब आप देखेंगे मेरा ये अगला वाला गाना उस पर मैं डांस, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, यहाँ पे मैं डांस करता नहीं हूँ, सबको करवाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी हम ये जो समझ रहे हैं तो वो ऐसा समझाने का ट्राई करता है कि अपोज द चेंजेस, उसने उसको चेंज जो बताया वो उसको अपोज करेगा तो वर्क डन होगा तो ईएमएफ मिलेगा। तो वो अपोज जो करता है ना, इस वजह से ये जो फैराडे का लॉ था वो तो परफेक्ट है, उसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं अपने को, तो क्या नहीं है। तो ये लेंस बेचारे ने इतना काम किया, उसके कंट्रीब्यूशन को हमें कंसिडर तो करना पड़ेगा, पर लॉ तो कंप्लीट हो गया d5/dt यार, उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो एक काम करो, यहाँ माइनस साइन रखो, वो दो बातें समझाएगी। माइनस यानी समथिंग उल्टा, तो क्या हाँ, यानी अपोज द चेंजेस दैट साउंड समथिंग, तो क्या हाँ। और जब भी ये लॉ माइनस साइन के बिना करेंगे तो कुछ इनकम्प्लीट होगा, डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। तो डायरेक्शन किसने दिया, तो क्या भाई लेंस ने दिया, तो उस बहाने लेंस को भी याद कर लेंगे। या तो यहाँ पे इस नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंट है तो भी लेंस याद आएगा कि वैसे इस नेगेटिव साइन है वो सिर्फ रखा हुआ है लेंस के कंट्रीब्यूशन की वजह से। ओके, तो नेगेटिव साइन जस्ट बिकॉज ऑफ लेंस कंट्रीब्यूशन, और यू कैन से दैट अपोज द चेंजेस। तो फ्लक्स में जो चेंज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिया जाता है विच अपोज द चेंजेस, और वहाँ से आपको ईएमएफ जो है वो मिलता है। तो देखिए ये सब कुछ है ना वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन में लिया। अब देखिए ये जो है आपका चैप्टर 6 दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस, पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा तो क्या, ऑफ कोर्स cos 0 दैट इज प्लस BA दैट इज cos 0 1, cos 180 दैट इज -1। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। The magnetic flux through any surface in a magnetic field is the total number of field lines crossing the surface. Normally electric flux का concept clear,
तो मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट भी आपसे क्लियर ही हो सकता है। phi is equals to BA, B dot A, I think everything is clear in the mind, because यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन करना है, वहाँ E हुआ करता था, यहाँ पे B है। ये यहाँ पे ऐसा छोटा सा आइडिया देने का ट्राई करता है कि अगर मान लो कोई ऐसा रैंडम सा शेप मैंने लिया होता, तो हमने ऐसा पता है कि जब भी एरिया वेक्टर लेते हैं ना, तो अगर ऐसा शेप हो तो इसका एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर, इसका एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर, इसका एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर। इन शॉर्ट एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर ही होता है। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लेना हो तो वहां पे थीटा एंगल बनाया, ये भी पॉइंट में आपसे डिस्कस कर चुका। तो बी कॉस थीटा इंटू डी ए आप ऐसा कह सकते हैं, या तो अल्टीमेटली बी ए कॉस थीटा की वो बात कर रहे हैं। घुमा फिरा कर बी डॉट ए पे लेकर आना है। अब यहाँ पे शायद पहले मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो अब बता देता हूँ। जो फ्लक्स है उस फ्लक्स का खुद का अपना यूनिट है जिसको हम कहते हैं वेबर, और वेबर इज इक्वल्स टू टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होता है। टेस्ला यानी मैग्नेटिक फील्ड, उसका इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, तो कि उसके लिए हमने एफ इज इक्वल्स टू या तो टॉर्क इक्वल्स टू, या तो आप कह सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू बिल हमने याद रखा हुआ है। तो टॉर्क इक्वल्स टू बनता है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। तो देख लो ये आ गया टेस्ला न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ये आ गया मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कैंसल, न्यूटन इंटू मीटर दैट समथिंग लाइक जूल, जूल अपॉन एरिया। तो वेबर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट, सॉरी जूल अपॉन एम्पियर, माई मिस्टेक, स्लिप ऑफ टंग, जूल अपॉन एम्पियर ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। जूल का अपने को पता है m1 L2 T-2 नीचे का, तो ये आ गया A1 1 2 2 1 प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसा बकवास तरीका याद नहीं रखने का। ओके, तो देखो यहाँ पे आ गया, ताकि अगर वो 1 2 2 1 याद रखोगे तो कोई कहेगा नहीं सर इधर तो 1 2 1 2 ऐसा है प्लस प्लस। अरे भाई थोड़ी आंखें खोलकर देखने का। ओके, कि जनरल फॉर्मेट है वो हम MLTA के फॉर्मेट में लिखते हैं, इधर MLAT के फॉर्मेट में लिखा है। ओके, तो जो लोग लर्न करते हैं, ओके, याद रखते हैं सिर्फ, ओके, उसको दिक्कत आ सकती है। वो 1 2 2 1 करेगा, एग्जाम में ये 1 2 1 2 पूछा होगा, वो कहीं ना कहीं ढूंढता रहेगा, 1 2 2 1 कहीं था ही नहीं, तो गलत हो सकती है आपकी बात। बट द बेटर थिंग इज दैट, बेस्ट पार्ट इज दैट वेबर कैसे मिला, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर बना, टेस्ला कैसे आया, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर से आया, तो जूल अपॉन एम्पियर भी हो सकता है। जूल का यूनिट m1 T-2 अपॉन A1 है, तो वहाँ से मिल जाता है 1 2 2 1 नहीं याद रखने का, m1 T-2 A-1 ऐसा समझने का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हटा दूँ पहले मैं, वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर, ऐसा हो तो भी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, टेस्ला मीटर स्क्वायर इज आल्सो इक्विवेलेंट टू जूल पर एम्पियर। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, प्लीज़ इसको अच्छी तरह से दिमाग में रखिएगा। Magnetic flux, it's called as a Maxwell. One Maxwell is the flux produced when the uniform magnetic field of one Gauss. It's interesting. जैसे फ्लक्स का अपना यूनिट है वेबर, उसी तरह से टेस्ला का भी CGS यूनिट है गॉस। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर है, तो गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो जो बनता है उसको कहा जाता है मैक्सवेल। ओके, याद रखना अच्छा है। और यहाँ पे रिलेशन दिया है 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। वैसे पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स का बेसिक आइडिया बता दिया, थीटा 0 थीटा 180 पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ये बातें आप पढ़ो, उससे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो रखता हूँ, उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, वो पूरा क्वेश्चन अभी आपको पढ़ना है। डिस्क्राइब द वेरियस फिनोमेना, और उसमें से आपको अपना आइडिया है वो लगाना है। चलो, कौन बताएगा अभी इतना जो पढ़ा उसमें से क्या समझ में आया? यस एनीवन? सर जो लूप कुछ समझ होता में है नहीं आया? उसके
हाँ बोलिए। थोड़े नज़दीक में एक बार मैग्नेट लाना है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा, और में डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में, तो वो सॉलिनॉइड जैसा बिहेव करेगा। देखो, तो जो मैंने समझाया वही चीज यहाँ पे अलग फिगर देकर समझाया है। यही था, उसके लिए फिगर मैंने जो है वो थोड़ा अलग बनाया हुआ था, अदरवाइज इट्स द सेम थिंग। देखिए, सबसे पहले ये जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था यहाँ पे जो डिस्कस कर चुका हूँ मैं, क्या कहता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब किसको समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कि भाई वो फेराडे थे, उसने हमें बताया था कि produced in the loop, the current are produced in the loop of wire if a magnet is suddenly moved towards the loop or away from the loop such that the magnetic flux across the loop changes। यानी क्या, तो कि यहाँ पे हमें करंट मिल सकता है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर हम चेंज करें तो। उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, द करंट इन द लूप लास्ट सो लॉन्ग एज द फ्लक्स इज चेंजिंग, जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तब तक ये लूप जो है उसके अंदर अपने को करंट मिलता रहेगा। अब उसी बात को यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ बताया गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विद द स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट्स, ये इतना सिंपल है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, इतना कॉमन मैं जस्ट ऑब्जर्व करूँ तो सुबह सुबह वो दांत साफ नहीं करते, ब्रश करते हैं ना, ब्रश। ओके, काफ़ी लोग अजीब तरीके से ब्रश करते हैं। जनरली मेरा ऐसा थॉट है कि सिर ऐसा रखते हैं और ब्रश को ऐसे 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 हिलाते हैं। पर काफ़ी लोगों को नींद ज़्यादा आती है ना, तो एक नए नए आइडिया सोच लेते हैं। वो क्या करते हैं, ब्रश को स्टेशनरी रखते हैं, ऐसे पकड़ के रखते हैं और मुंह को हिलाते रहते हैं। पर्पस तो यही है दांत साफ हो। अब उन लोगों का पर्पस उसके साथ दूसरा भी है कि दांत भी साफ हो जाए और नींद भी उड़ जाए। But ultimately there is, we have to create that friction between the bristles and the teeth। इस वजह से आपके दांत है वो साफ हो जाएंगे। आई थिंक ऐसा ही यहाँ पे कहते हैं कि इंड्यूस जीएम विद द स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट्स। दूसरी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल। तीसरा सिचुएशन ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों को मोशन में लेकर आओ। अगर चौथी सिचुएशन में सोचूं, मतलब दोनों ही मोशन में है पर कुछ इस तरह से मोशन में है तो वहां पे चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा। क्यों, तो क्या देखिएगा ध्यान से, ये कॉइल, ये मैग्नेट, लेस फ्लक्स मोर फ्लक्स, लेस फ्लक्स मोर फ्लक्स। ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, मोर फ्लक्स लेस फ्लक्स, मोर फ्लक्स लेस फ्लक्स। अब ये कॉइल, ये मैग्नेट है, मोर फ्लक्स लेस, मोर लेस। तीनों के तीनों केस में चेंज इन फ्लक्स हुआ। अब जैसे तीनों केस में चेंज इन फ्लक्स हुआ, पर अगर मैं ऐसा करूं कि फ्लक्स कॉइल और मैग्नेट यहाँ पे है, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, तो कि दोनों के दोनों ही मोशन में है पर वहां पे चेंज इन फ्लक्स नहीं हो रहा है। बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी, एक का रिस्पेक्ट में दूसरे का रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। ओके, अब यहाँ पे ऑफ कोर्स फिजिक्स है तो उसकी अपनी एक अलग तरीका होता है समझने का, समझाने का। ओके, अगर यहाँ पे ये थियोरी देते हैं तो थोड़ा मज़ेदार मज़ेदार लिखना पड़ता है। ओके, 2 4 5 फिगर बनानी पड़ती है, ऐसा कुछ करे तो ही तो वो पावरफुल बनता है। तो पर बेसिक आइडिया क्या, तो कि स्टेशनरी कॉइल ले लो, मूविंग मैग्नेट्स ले लो, एज शोन इन फिगर, टेक अ सर्कुलर कॉइल ऑफ ए थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर। कैसा लुक लेना है, तो कि भाई थिक कॉपर वायर वाला ले लो। एक गैल्वेनोमीटर, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लो, थोड़ा इंप्रेशन बनता है। When the north pole of the strong bar magnet is moved towards the coil, the galvanometer shows a deflection। अब जैसे लेकर आए डिफ्लेक्शन दे दिया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा लिखा जाता है ताकि लेकर आए तो वहां पे चेंज इन फ्लक्स हुआ, पर कितना, बहुत माइनर सा। तो जैसे लेकर आएंगे और डिफ्लेक्शन देने लगे, ऐसा नहीं होता है, पर ऐसा लिखा जाता है। और आप भी ऐसे देखो तो समझने में मजा आता है।
वैसे अगर मैं टू द पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन ही नहीं है, ये सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन है। इसको समझने जैसा इंपॉर्टेंस लेने का, बाद में थोड़ा साइड में निकल जाने का, ताकि वैसे भी इस चैप्टर से 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जब आप देखोगे ना ये एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3 जितने भी दिए हैं, तो सिर्फ पढ़ने के लिए है, और आप एक बार लिखेंगे तो मोर देन इनफ है। तो वही चीज़ बताई कि एन पोल मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल, नॉर्थ पोल मूव अवे फ्रॉम द कॉइल। एक बार फ्लक्स इंक्रीज हुआ, एक बार फ्लक्स डिक्रीज हुआ, तो उसका एक्सप्लेनेशन कि क्या हुआ होगा। Okay, when you take closer, more number of field lines. When you take it away, less number of field lines. Ultimately, purpose क्या? Change in flux. पूरे पार्ट का बॉटम ऑफ द लाइन यही है, बॉटम ऑफ द पार्ट यही है, कैसे भी करो फ्लक्स को चेंज करो। दूसरा, इंड्यूस ईएमएफ विद अ स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल। तरीका एक होना चाहिए। तो देखो इसका वेलोसिटी 0। अब लूप जो है वो यहाँ पे फिगर विगर भी थोड़ी मस्त बतानी पड़ती है कि मान लो एक ट्रॉली लेकर आए, उसके ऊपर ये घूम रहा है। ओके, पढ़ने का एक बार, लिखने का आई एम श्योर समझ में आ जाएगा। तीसरा और चौथा सिचुएशन था वो मैंने यहाँ से कट कर दिया ताकि वो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, तो वो यहाँ पे लिखने के लिए रखने की कोई ज़रूरत ना ही है। नाउ द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्रेस दिस लॉज मैथमेटिकली। तो फैराडे लॉ, लेंजेस लॉ, which give us the magnitude of EMF, नेगेटिव साइन नहीं आता ना इसलिए मैग्नीट्यूड बोला, that give us the direction of the induced EMF, वो माइनस साइन देते थे इसलिए। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात बताई, the magnetic flux linked with the closed circuit changes an EMF is induced in which lasts only so long as the change in flux is taking place। देखोगे तो मजा आएगा, क्यों? तो क्यों फिजिक्स वाला फ्लेवर आया, उसके वर्ड सीधे सीधे नहीं होते हैं, सिंपल सिंपल नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे, ओके, पर ऐसा ही होता है। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो समझना डिफिकल्ट नहीं है और लर्न करने में आप लोग एक्सपर्ट हो। तो जो भी ज़रूरत है वो समझने की है, लर्न तो आप ऐसे भी कर लोगे, आपके पास लर्न करने के ढेर सारे रास्ते होते हैं। ओके, बट इफ़ यू जस्ट ट्राई टू मैनेज इन अ वेरी मोर सिंपलेस्ट वे, तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लॉ, यहाँ पे बताया है सेकंड लॉ। वैसे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की बजाय मैं इसको कहना चाहूँगा कि दिस इज द फर्स्ट वे टू रिप्रेजेंट द लॉ, दिस इज द अनदर वे विच ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम लॉ। देखो इसको वर्ड्स दे दिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट और लिंक्ड विद द टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बोल दिया तो उसका बाय डिफॉल्ट मतलब यही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बाय डिफॉल्ट इट्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विद द क्लोज सर्किट मैथमेटिकली ई डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड का साइन कर दिया ताकि अभी ऊपर बात है ना मैग्नीट्यूड इसी में देता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो पहली लाइन ना अच्छी लगे तो दूसरी वाली लाइन याद रखो, दिस इज ऑल्सो द लॉ, और इसलिए मैंने कहा कि आप उसको वर्ड्स के साथ कंपेयर करो, मजा आ सकता है। दिस इज द सेकेंड वन। ओके, टेंस लॉ नहीं, ओके, पर यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं एच, अरे हरिओम हरि। Okay, this law states that the direction of induced current is such that it opposes the causes which produce it and opposes the change in the magnetic flux. तो मैंने जैसा कहा वो, the law states the direction of induced current in such that it opposes the causes which produce it। मतलब क्या? तो कि यहाँ पे जो उसको अपोज करेगा उसी की डायरेक्शंस में, मतलब वो डायरेक्शन वही होगा जहाँ पे वो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ माइनस साइन, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड का साइन ना करो तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, बट यहाँ पे ऐसा कभी कभार लिखा जाता है कि मोड ई माइनस डी फाई बाई डी टी, बट आई प्रेफर कि आप यहाँ पे भी मोड का साइन ना करो, यहाँ पे भी मोड का साइन ना करो तो चलता है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा उसके लिए टेंशन नहीं लेने का कि ये लिखे या वो लिखे, दैट्स ओके, इट इज़ परफेक्टली फाइन। ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ऑफ कोर्स देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो यही फॉर्मेट थोड़ा और आगे बढ़कर ऐसा बन जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और ये जो डी फाई बाई डी टी है, वैसे यहाँ पे
The flux changes from phi1 to phi2 in the time t in the average induced EMF. अब यहाँ पे एक और चेंज मुझे बताना चाहिए कि आप ऐसा लिखें तो दैट इज मच बेटर, phi2 minus phi1. ओके, चेंज इन फ्लक्स कह रहा है ना, तो phi2 minus phi1 करना चाहिए कि पहले फ्लक्स इतना था, बाद में इतना हुआ, तो कितना फ्लक्स में चेंज आया with respect to time, not the phi2 plus phi1 but phi2 minus phi1. लेंजेज लॉ ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से क्वेश्चन ऐसा है, स्टेट एंड इलस्ट्रेट द लेंज लॉ, मतलब जो सिचुएशन, जो फिनोमेना हमने बताया आपको कि कैसे वो लेंजेज लॉ ने अपना एग्जिस्टेंस बताया, तो कैसे उसने वर्क किया, क्या एजम्पशंस थे. तो स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, किसकी बात कर रहा है, लेंस के डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट in a such that it oppose the causes of the change in which produce it. मतलब जिस वजह से वो प्रोड्यूस होता है उसी को वो क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए. ओके, तो उसी के लिए यहाँ पे एजम्पशंस ले लिए. अगर मान लो क्लोज लूप है, वो नॉर्थ पोल बनता यानी एंटी क्लॉकवाइज होता, इधर भी नॉर्थ पोल होता तो नॉर्थ को रिपेल करता, तो ये सही बात बनती. पर यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ होता तो वो वहाँ पे कैसा होता, तो कि वो वहाँ पे इजीली उसको अट्रैक्ट कर लेता, इजीली अट्रैक्ट कर लेता, तो वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम नहीं करता. इसलिए अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल नहीं होना चाहिए, ये नॉर्थ पोल हो तो ये नॉर्थ पोल ही होना चाहिए, और ये अगर साउथ पोल बन जाए तो वो भी साउथ पोल ही बन जाना चाहिए. ओके, सो ये आपके लिए यहाँ तक का अभी हम रखते हैं. ओके, क्वेश्चन 1 2 3 4 आई थिंक है, या 5 था, या दैट्स अ 5th क्वेश्चन. ओके, आज के लिए एक ऐसा काम करिए, 5 क्वेश्चन है उसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, होमवर्क में हेल्प मिलेगा. कल तक मैं आपको इसको, वैसे थोड़ा बहुत ही फॉर्मेटिंग बाकी है, एमसीक्यू थोड़ा ऐड करने हैं, कुछ नए न्यूमेरिकल्स में ऐड कर रहा हूँ. ओके, सो डू वन थिंग, एवरीवन टेक फर्स्ट स्क्रीनशॉट. डन? हेलो, डन? Yes. Yes, sir. Okay, then second screenshot. Now it is third screenshot. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. ओके, तो आपका जो होमवर्क है वो रहेगा क्वेश्चन 1 to 5 1 10. ओके, और जो टेस्ट का सिलेबस है वो मैंने ग्रुप में आई थिंक अपडेट कर दिया हुआ है. चैप्टर 4 जो है उसमें से हम सब कुछ रख लेंगे. अब इस बार से हम एमसीक्यू भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे. ओके, तो एमसीक्यू भी आप उसमें से प्रिपेयर करिएगा, नोट्स में है आई थिंक एमसीक्यू, वहीं से हम पूछेंगे. तो अभी आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है.